नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। सबसे पहले अगर मेरी आवाज़ आ रही है, वीडियो अगर ठीक है, तो एक बार मुझे बता दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो कल हम लोगों ने ऊर्जा का अपना अध्याय समाप्त कर लिया था और उसके बाद हमने साप्ताहिक टेस्ट के ऊपर भी चर्चा की थी। और ऊर्जा के चैप्टर की समाप्ति के बाद जो 2 बहुत बड़े-बड़े हमारे अध्याय हैं, ये दोनों अब समाप्त हो गए। और आगे जब हमारे अध्याय सारे बचे हैं, इसमें इतना समय नहीं लगता, जितना समय पहले 2 अध्यायों में लगता है। बाकी बचे हुए जो सारे हमें हमारे अध्याय हैं, उसमें से सबसे बड़ा अध्याय वो है जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये है जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले यदि मैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आपको बताऊँ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि किस प्रकार से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप पाएँगे कि प्रारंभिक परीक्षा में लगभग हर वर्ष यहाँ से एक ना एक प्रश्न ज़रूर आता है और जहाँ तक मुख्य परीक्षा की भी बात है, तो आप पाएँगे कि हर 1 साल या हर कम से कम दूसरे साल एक प्रश्न यहाँ से पूछ दिया जाता है। तो एक अध्याय के रूप में हालाँकि बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, जितना बड़ा अध्याय पहले दोनों अध्याय थे, लेकिन फिर भी आप पाएँगे कि यहाँ पर से प्रश्नों की संख्या ठीक-ठाक रहती है और हर वर्ष प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ही संभावना रहती है कि यहाँ से प्रश्न हमें पूछे जाएँगे। तो एक महत्वपूर्ण एक विषय बन जाता है, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो समसामयिकी हैं, आप पाएँगे कि कई बार प्रश्न उनसे भी डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। वहाँ से भी कई सारे प्रश्न हमने देखा है कि वहाँ से भी प्रश्न सारे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये भी एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जब हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, तो जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो अच्छा इस साल के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इस साल प्रश्न आया कि नहीं? तो यहाँ पर प्रश्न इस साल भी पूछा गया था। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न ऐसे थे, जो कि जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए माने जाएँगे। हालाँकि ये जैव प्रौद्योगिकी के करंट अफ़ेयर्स से पूछे गए 2 प्रश्न थे और एक तो नोबेल पुरस्कार जो पिछले के पिछले साल का नोबेल पुरस्कार था, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था और एक और प्रश्न था जो कि आप कह सकते हैं कि सीधे-सीधे तो जैव प्रौद्योगिकी से नहीं जुड़ा हुआ है, परंतु कुछ अवधारणाएँ हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रारंभिक परीक्षा में तो 2 प्रश्न पूछे गए थे, मुख्य परीक्षा में इस बार कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। नहीं मुख्य परीक्षा में भी 1 प्रश्न पूछा गया था, अंत में हम लोग देख लेंगे। एक प्रश्न है जिसको मैं ये मान के चलता हूँ कि ये अ, एक प्रकार से कह लीजिए कि ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी दोनों के बीच का एक प्रश्न है जो पूछा गया था। दोनों के जिसमें एक प्रकार से कह लीजिए कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम किस प्रकार ऊर्जा में करेंगे या ऊर्जा की समस्याओं का निवारण करने के लिए करेंगे, वैसे एक प्रश्न पूछा गया था। तो अंत में हम देख लेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न इस बार भी आए हैं और मुख्य परीक्षा में भी 1 प्रश्न आया है, जिसको जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहला शब्द है जैव। तो जैव का अर्थ क्या हो गया? जीवन संबंधी, है ना? तो जैव का मतलब हो गया जीवन संबंधी इसीलिए जैव कह रहे हैं। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है? प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? इसके बारे में हमने चर्चा की है एक बार। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? हुँ, हाँ, प्रतीक्षा आपने सही कहा। देवेंद्र सही कहा आपने। हाँ, तो अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान के अनुप्रयोग। विज्ञान के जो विभिन्न अनुप्रयोग से जुड़े हुए विभिन्न बातें हैं, विभिन्न अवधारणाएँ हैं, उनको हम लोग प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो जीवन से संबंधित प्रौद्योगिकी है, उसको एक प्रकार से आप जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं क्या? बायोटेक्नोलॉजी।
अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो हम लिखते हैं तो यहाँ पर भी वही हो गया। बायो शब्द जो है, बायो शब्द आया है बायोस नाम के एक शब्द से, और बायोस का मतलब फिर से वही जीवन, और टेक्नोलॉजी तो खैर प्रौद्योगिकी हो ही गई। तो इसीलिए यहाँ पर जीवन संबंधी प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है। तो आखिर इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जब भी हम किसी जीव का या जीव से जुड़े हुए किसी भी अनुप्रयोग को या किसी भी जुड़े हुए प्रणाली को अगर हम उपयोग करते हैं किसी भी अनुप्रयोग के लिए, तो उसको जैव प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। यानी कोई भी जीव अगर किसी जीव का उपयोग कोई कार्य करने के लिए कर रहे हैं, मतलब आम भाषा में, सरल भाषा में मैं ये कहूंगा कि अगर किसी भी जीव का उपयोग आपने किया, कोई पादप हो, कोई जंतु हो, कोई सूक्ष्म जीवी हो, किसी भी जीव का उपयोग किया जाए किसी भी अनुप्रयोग के लिए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार से आप जैव प्रौद्योगिकी के बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप सीधे-सीधे जैव प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर देख सकते हैं। सबसे सरल एक प्रक्रिया है दही जमाने की प्रक्रिया। दही जमाने की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित एक प्रक्रिया है। अब आखिर दही जमाने की जो विधि है, उसको हम लोग जैव प्रौद्योगिकी क्यों कह रहे हैं? तो दही जमाने के लिए क्या किया जाता है? मान लीजिए कि आपके पास अगर दूध है, उस दूध में आप 1 चम्मच दही डालकर रात में छोड़ दीजिए, और रात भर छोड़ेंगे, सुबह आप देखेंगे कि वो जो दूध है वो पूर्णतः दही में परिवर्तित हो गया होगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूध दही में परिवर्तित हो गया? यहाँ पर दही में कुछ ऐसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं जो पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ये परिवर्तन पूर्ण हो पाता है। तो ये परिवर्तन क्या होता है कि दूध जैसे ही ये दही में जो बैक्टीरिया है जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस, तो ये जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया या जीवाणु है, ये जैसे ही दूध के संपर्क में आते हैं, जैसे ही ये दूध के संपर्क में आते हैं, दूध को वो दही में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं, और वही जो रात भर आपने दूध को छोड़ दिया होगा 1 चम्मच दही डालकर, वही दही से जो बैक्टीरिया निकले, हम देखते हैं कि उनमें भी प्रजनन होता है और वो भी धीरे-धीरे फैलते चले जाते हैं, और उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और वो दूध को दही में परिवर्तित करते चले जाते हैं, और रात भर में दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो सुबह में आप देखेंगे कि सुबह में आपको दही जमी हुई दिखेगी। तो ये जो दही जमाने की प्रक्रिया है, इसको आप जैव प्रौद्योगिकी से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इसी प्रकार से बहुत सारी अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से हम करते हैं इन सारी चीज़ों में, इस बात को समझना ज़रूरी है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएँ बहुत सारी हैं। अब जैसे मान लीजिए और भी अगर प्रक्रियाओं की बात करें, तो ब्रेड बनाने की जो प्रक्रिया है, जहाँ पर यीस्ट का उपयोग किया जाता है, तो यीस्ट जो सूक्ष्मजीवी होते हैं या जीव कह लीजिए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक प्रकार से कवकों से, तो उन्हों उनका भी हमने देखा है कि इसी प्रकार से कुछ कार्य होते हुए हमें नज़र आता है कि वे भी इस प्रकार से कार्य करते हैं कि ब्रेड को बनाने की प्रक्रिया में उनका उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से बहुत सारी अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं, जिनके माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। तो सैकड़ों वर्षों से हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं था कभी भी कि जो हम कर रहे हैं वो जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर क्योंकि ये सारी बातें और ये सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, जो आज से 1000 साल पहले या 1500 2000 साल पहले विकसित हुई होंगी, उस समय हमारे पास इस प्रकार के संसाधन नहीं थे जो आज हैं, या जिस प्रकार से आज हमने प्रौद्योगिकी में विकास देखा है, वैसा कुछ नहीं था उस समय। लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार से हमें समझ में आ गया था कि क्या करने से क्या होता है, और वही क्या करने से क्या होता है का उपयोग हम हज़ारों वर्षों से करते चले आ रहे हैं। उसी प्रकार से किण्वन की जो प्रक्रिया है, तो किण्वन की जो प्रक्रिया है, वहाँ पर भी हमने देखा है कि यहाँ पर उसमें भी अ, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर भी कुछ जीवाणुओं के माध्यम से या फिर कुछ सूक्ष्मजीवी के माध्यम से हम देखते हैं कि वहाँ पर भी परिवर्तन होता है और किण्वन की प्रक्रिया हो पाती है। तो इस प्रकार से ये सारी ऐसी प्रक्रियाएँ जिसके बारे में हमें सैकड़ों वर्षों से, अगर हज़ारों नहीं भी बोले तो कम से कम सैकड़ों वर्षों से तो हमें अवश्य इसका ज्ञान रहा है।
और किण्वन की जो प्रक्रिया है, किण्वन की जो प्रक्रिया है, वहाँ पर से हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल नामक जो कार्बनिक पदार्थ है, जिससे शराब बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो भी किण्वन से ही होती है। और इसका भी पता हमें बहुत मतलब 1-2 हज़ार साल पहले से लगा हुआ है। और यकीन मानिए कि दही जमाने की प्रक्रिया बाद में हमने इजाद की। दही बनाने की प्रक्रिया से पहले ही शराब बनाने की प्रक्रिया हमें समझ में आ गई थी। तो एक प्रकार से कह लीजिए कि मानव जाति को हमेशा से पता था कि क्या करना है और कब करना है। तो खैर, तो आते हैं जैव प्रौद्योगिकी, समझते हैं कि आखिर जैव प्रौद्योगिकी है क्या? तो सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है, जैसा मैंने आपको बताया कि बायोस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बायोस जो कि जीवन से जुड़ा हुआ एक शब्द है, और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? मानव जाति के लाभ हेतु जीवों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जीवित जीवों के अनुप्रयोग के रूप में इन्हें परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, परिभाषा लिखने की तो बहुत सारी अलग-अलग तरीकों से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। मतलब आप अगर गूगल पे जाकर के बायोटेक्नोलॉजी डेफिनिशन अगर आप वहाँ पर टाइप करेंगे, तो आपको 20, 30, 50 अलग-अलग प्रकार के वहाँ पर परिभाषाएँ देखने को मिल जाएँगी। लेकिन अगर बिल्कुल सरल भाषा में बात करें कि आखिर ये है क्या? तो जो हमने चर्चा की, कि जब भी हम जीवों का उपयोग कर रहे हों या जीवित जीवों का अनुप्रयोग अगर हम कर रहे हों, मानव जाति के लाभ हेतु, ठीक है? तो किसी भी प्रकार का अनुप्रयोग जो कि किसी जीव से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की, तो अलग-अलग प्रकार की शाखाएँ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के अनुप्रयोग हैं, कई प्रकार से इनके अनुप्रयोग हमें देखने को मिलते हैं, और हर एक अनुप्रयोग को यहाँ पर बड़े रोचक ढंग से यहाँ पर परिभाषित किया जाता है, सबको एक-एक रंग दे दिया गया है। जिससे सबसे पहले है हरित जैव प्रौद्योगिकी। तो हरित जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि जब भी कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, तो उसको हम लोग हरित जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। उसी प्रकार से है लाल जैव प्रौद्योगिकी। तो लाल मतलब चिकित्सा। जब भी चिकित्सा के क्षेत्र में अगर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो वैसे में इसको हम लाल जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। उसी प्रकार से है नीली। तो नीला रंग हमेशा ही जल के साथ संबंधित करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए अगर जल से संबंधित कोई भी अनुप्रयोग हो, तो उसको हम लोग नीली जैव प्रौद्योगिकी कहेंगे। उसी प्रकार से है श्वेत। तो श्वेत होता है जब भी औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाए, तो वैसे में श्वेत। उसके बाद है धूसर जैव प्रौद्योगिकी। तो धूसर का उपयोग होता है पर्यावरण के लिए। जब भी पर्यावरण संबंधी कोई भी अनुप्रयोग हो, तो वैसे में धूसर रंग यहाँ पर यानी ग्रे जो रंग होता है, वो रंग इसे दिया जाता है। उसके बाद है भूरी। तो भूरा रंग जो भी शुष्क स्थान है या मरुस्थल है, जहाँ पर भी पानी की कमी है, उसके साथ भूरा रंग को जोड़कर हम देखते हैं, तो उसे भूरी जैव प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। उसके बाद है बैंगनी जैव प्रौद्योगिकी। तो बैंगनी जितने भी कानून है, नैतिकता है, दार्शनिक मुद्दे हैं, इस प्रकार के जो भी इस प्रकार की जो भी चीजें हैं, जो कि सीधे-सीधे आप अनुप्रयोग के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि अनुप्रयोग से जुड़े हुए देखेंगे कि अगर मान लीजिए सरकार कोई नई योजना बनाती है, तो उस योजना को बैंगनी जैव प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। कोई नया कानून बनाया जाता है, तो उसको बैंगनी जैव प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। उसी प्रकार से जितने भी अलग-अलग प्रकार के ऐसी बातें हैं जो कि सीधे-सीधे किसी अनुप्रयोग से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन अनुप्रयोग से जुड़े हुए सारे जो अ जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं, योजनाएँ बनाई जा रही हैं, नीतियाँ बनाई जा रही हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज़ हों, जितने भी पेपर जो छपते हैं, जितने भी शोध कार्य जो होता है, उस शोध और अनुसंधान कार्य जो होता है, उस सब को आप यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। या फिर जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार है, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से भी जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, उनको भी आप बैंगनी जैव प्रौद्योगिकी के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद फिर है अ, काली जैव प्रौद्योगिकी या फिर डार्क बायोटेक्नोलॉजी की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो डार्क इसलिए कहा जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कई बार जैव प्रौद्योगिकी का
एक नकारात्मक रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो वैसे में इसको हम क्या कहेंगे? वैसे में काली जैव प्रौद्योगिकी इसे कहा जा सकता है। इसमें पानी नहीं है। मुझे आप 2 मिनट देंगे, मैं बस पानी लेकर के आ जाऊँ? 2 मिनट बस दीजिए मुझे। हाँ, तो थोड़ा-सा गला सूख गया था मेरा, माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब भी जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए कोई भी अगर नकारात्मक पहलू होते हैं, तो उसको हम लोग डार्क बायोटेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं इन सारे शाखाओं की, तो यही शाखाएँ हैं जिनके ऊपर हमारी चर्चा होगी। तो ये जो पूरा हमारा अध्याय है, ये इन्हीं शाखाओं के बारे में है कि एक-एक करके सारी शाखाएँ हम लोग देखेंगे। उन शाखाओं में क्या-क्या अनुप्रयोग हैं, वहाँ पर किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम करते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ इनके भीतर जो जुड़ी हुई इनसे जो मूलभूत सारी अवधारणाएँ होंगी, उनके ऊपर हम चर्चा साथ-साथ जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य हैं जो यहाँ पर करेंगे हम लोग और एक-एक करके सारी बातों को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र से, तो चिकित्सा संबंधी चर्चा हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से फिर आगे बढ़कर कृषि के ऊपर और इसी प्रकार से अलग-अलग प्रकार के जो अनुप्रयोग हैं, हर एक शाखा में क्या-क्या अनुप्रयोग हैं और कैसे-कैसे इसका उपयोग करते हैं, ये सारी चर्चाएँ हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखें तो अलग-अलग प्रकार से आज जैव प्रौद्योगिकी ने कई सारे कार्य करने में हमें सक्षम बनाया है। कई प्रकार की बीमारियों का इजाद पाने में हमें मदद की है। टीकों को बनाने में यानी वैक्सीन को बनाने में मदद मिली है, दवाओं को बनाने में मदद मिली है। नए-नए चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो आ पाई हैं, जिनके माध्यम से ऐसे सारे रोग जिनका पहले हमारे पास कोई इलाज नहीं था, वैसे रोगों का इलाज ढूँढा गया है। तो हम देखें हम हमें देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो जैसे सबसे पहले है यहाँ पर जीन थेरेपी। तो जब हम बात करते हैं जीन थेरेपी की, जीन थेरेपी, तो जब हम जीन थेरेपी की बात करते हैं, तो जीन थेरेपी को समझने के पहले जीन क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। जीन का अर्थ क्या होता है, ये सबसे पहले समझेंगे और जब हम बात करते हैं जीन की, तो आप देखेंगे कि 2 शब्द हैं जिनका उपयोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाएगा। एक शब्द है जीन और दूसरा शब्द है डीएनए। ये 2 शब्द हैं जिनका प्रयोग हम इस पूरे अध्याय में कई बार करेंगे।
तो समझते हैं कि पहले कि जीन का अर्थ क्या है और डीएनए का अर्थ क्या है। इन दोनों को समझिए पहले और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं जीन की, तो जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये जो जीन है कुछ इस प्रकार के अणुओं के समूह होते हैं, जिनके माध्यम से शरीर का कोई या हमारे शरीर का कोई एक कार्य है, जो कि किसी न किसी जीन के माध्यम से किया जाएगा। तो अब जब हम बात करते हैं जीन की, तो कोई एक जीन होगा जिसके कारण आपकी आँखों का कलर हो सकता है कि काला हो या भूरा हो या नीला हो या जो भी हो। तो जो भी आँखों का हमारा रंग है, वो किसी जीन के कारण है। हमारे जो बाल हैं वो कैसे दिखते हैं, किसी आपने देखा होगा कि यूरोप वगैरह में जाएँगे तो अलग कुछ आपको उनके बालों का रंग दिखेगा। भारत में काले बाल ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी जीन से संबंधित हैं। आपकी हाइट कितनी होगी, ये जीन से संबंधित है। बाल कितने जल्दी उड़ जाएँगे, ये भी जीन से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो बातें होती हैं, ये कहीं न कहीं जीन से संबंधित होती हैं। तो इसीलिए हमने देखा है कि जितने भी प्रकार के गुण हैं, जितने भी प्रकार के गुण हैं किसी भी व्यक्ति में, उसके पीछे शायद कोई ना कोई जीन हो सकता है। तो ये जो जीन है, ये कुछ अणुओं के बने हुए होते हैं, जिनको हम लोग डीएनए कहते हैं। कुछ ऐसे अणुओं के बने हुए होते हैं जिनको हम लोग डीएनए कहते हैं। तो डीएनए के समूह जब मिलते हैं, तो डीएनए के विभिन्न समूह मिलकर जीन बनाते हैं। तो जीन को इसीलिए डीएनए को किसी भी जीव का किसी भी जीव का के जितने भी गुण होते हैं, उनके सबसे छोटी मूलभूत इकाई के रूप में हम देखते हैं। और वहीं पर से उन्हीं से मिल करके जीन बनते हैं, यानी डीएनए के समूह को आप जीन कह सकते हैं। तो इसीलिए जो अलग-अलग प्रकार के डीएनए होते हैं, तो उसी डीएनए में हम संशोधन करके, अगर जीन में कोई त्रुटि है, जीन में अगर कोई समस्या है, तो समस्या को दूर करने के लिए हम लोग डीएनए में संशोधन करते हैं कई बार। या तो डीएनए को हटाना पड़ता है, यानी या तो जीन को हटाना पड़ता है या जीन में संशोधन करना पड़ता है। तो जो भी होगा, वो इस प्रकार से हमें करने को मिलेगा। तो एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि ये जो जीन है, जीन क्या है? आप डीएनए के समूह के रूप में इन्हें देख सकते हैं। ठीक है? डीएनए के समूह के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जीन हो गया और डीएनए हो गया, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें अ, वापस आते हैं और जीन थेरेपी की अगर बात करें, तो जीन थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहां पर जीन का उपयोग किया जाता है किसी भी रोग से लड़ने के लिए, किसी भी रोग के रोकथाम या फिर उसके उपचार के लिए। तो किस प्रकार से जीन का उपयोग करेंगे? जीन के बारे में अभी हम क्या जानते हैं कि जितने भी प्रकार के गुण या जितने भी विभिन्न प्रकार की के गुण किसी भी जीव में होते हैं, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मानव हो, सब में वो जीन के कारण है। अब कई बार जो रोग भी होता है, वो रोग भी किसी न किसी प्रकार से किसी जीन से जुड़ा हुआ होता है। या तो किसी जीन की अनुपस्थिति के कारण कोई रोग हो सकता है, या तो किसी जीन की उपस्थिति के कारण कोई रोग हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जीन में कोई ऐसा बदलाव आ गया, जिसके कारण ये रोग हो रहा है। तो वैसे में हम क्या कर सकते हैं? वैसे में वैसे में हम ये कर सकते हैं कि या तो अगर मान लीजिए किसी जीन की उपस्थिति के कारण अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वैसे में या तो हम उस जीन को शरीर से बाहर निकाल देंगे, या फिर उस जीन को हम इस प्रकार से संशोधित कर लेंगे कि वह जीन फिर से ठीक-ठाक कार्य करना शुरू कर दे। तो अगर हम चाहते हैं कि जीन फिर से ठीक से काम करना शुरू कर दे, तो ये एक तरीका बन जाता है। तो या तो हम जीन को बाहर निकाल देंगे या फिर हम जीन में संशोधन कर देंगे। या अगर मान लीजिए किसी जीन की अनुपस्थिति के कारण कोई रोग हो रहा है, तो वैसे में हम खोजेंगे कि वो जीन कहाँ पर है और उस जीन को ला करके शरीर में हम जोड़ देंगे। तो अगर शरीर में लाकर के उस जीन को हमने जोड़ दिया, तो जो भी वो रोग या विकार हो रहा था, उससे हमें लड़ने की क्षमता प्राप्त हो पाएगी। तो इस प्रकार से जीन थेरेपी की जो पद्धति है, वो इस प्रकार से कार्य करती है। तो जीन थेरेपी रोग के उपचार के लिए रोगी की कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल का उपचारात्मक प्रवाह करना है। तो न्यूक्लिक अम्ल मतलब न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार से हम लोग जीन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कैसे इसका उपयोग हम कर सकते हैं।
तो यहाँ पर रोग के उपचार या रोकथाम के लिए हम देखते हैं कि जीन का उपयोग किया जाता है। तो कैसे करेंगे जीन थेरेपी का उपयोग, इसको समझिए कि सबसे पहले या तो नया जीन जोड़कर या फिर रोगग्रस्त जीन को हटाकर या फिर रोगग्रस्त जीन का संशोधन करें। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। ये 3 तरीके हैं कि किस प्रकार से जीन का उपयोग किया जा सकता है। और क्योंकि ये जितने भी जीन होते हैं हमारे शरीर में, हर एक जीन, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हर एक जीन किसी विशिष्ट कार्य या गुण से जुड़ा होता है। ठीक है? तो इसीलिए इस बात को याद रखेंगे कि हर एक जीन जो है वो किसी न किसी एक विशिष्ट कार्य या गुण से जुड़ा हुआ होता है। तो अब जैसे मानव शरीर है, तो मानव शरीर में लगभग 20,000 जीन पाए जाते हैं। लगभग 20,000 जीन पाए जाते हैं। और डीएनए तो चलिए लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, मतलब करोड़ की संख्या में कह लीजिए कि पाए जाते हैं। तो और डीएनए जो है, जीन जो है वो लगभग 20,000 होते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो अ, डीएनए जो है वो बिल्कुल छोटा एक अणु होता है और इन्हीं के समूह से मिलकर जीन बनते हैं। तो करोड़ों की संख्या में डीएनए होते हैं हमारे शरीर में। और जीन जो है वो लगभग 20-21 हजार के आसपास मानव शरीर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जीन थेरेपी का उपयोग हम वहां पर करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमारे पास जितनी भी सामान्य चिकित्सा पद्धतियां हैं वो हमारे लिए कारगर ना हो। उनका उपयोग यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे में जीन थेरेपी का उपयोग आज हमारे पास करने की क्षमता है। उसके बाद फिर है आनुवंशिक परीक्षण। तो आनुवंशिक परीक्षण का मतलब क्या होता है, यानी जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो अब जब हम जीन, तो जीन को यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जीन को आप चाहें तो अनुवंश भी कह सकते हैं। अनुवंश शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इसीलिए आनुवांशिक परीक्षण, जेनेटिक टेस्टिंग को हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। तो आनुवंशिक परीक्षण जो होता है, तो आनुवंशिक परीक्षण में हम क्या करते देखते हैं कि यहाँ पर हम जीन का एक परीक्षण करते हैं कि जो भी जीन है आपके शरीर में उसका परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। तो किस प्रकार से परीक्षण? हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो जो जीन है उसमें किसी प्रकार के की कोई समस्या देखने को मिल रही है? क्या कोई जीन में बदलाव देखने को मिल रहा है? और क्या ये जीन ऐसे हैं जो कि आगे जाकर के किसी एक रोग का कारण बन सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों का परीक्षण किया जा सकता है और कई बार रोगों का पता बहुत जल्दी लगाया जा सकता है या फिर रोग के होने के पहले भी इसका पता लगाया जा सकता है, अगर हमें कोई कुछ विशिष्ट जीन ऐसे हैं जो यदि शरीर में दिख जाए। तो कई बार इसका भी परीक्षण करना हमारे लिए संभव होता है। आज के दिन जैसे आप देखेंगे तो लैब टेस्ट बड़े आराम से आजकल होते हैं कि फुल बॉडी चेकअप वगैरह बड़े आराम से आजकल हो जाता है। और अगर कम से कम अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं या छोटे शहरों में भी आजकल तो खैर उपलब्ध होने लग गई है ये सेवाएं। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो फुल बॉडी चेकअप वगैरह होता है उसके लिए कई तरह के परीक्षण किए जा सकते हैं। और वहीं पर
आप देखेंगे कुछ ऐसे परीक्षण भी होते हैं जो कि डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं या फिर कैंसर होने की संभावना है कि नहीं, उसका पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार के रोगों का भी पता लगाना संभव होता है। तो अब जैसे कैंसर से संबंधित भी कुछ ऐसे जीन पाए गए हैं कि यदि वह जीन उस जीन में कुछ बदलाव होने लग गया, कुछ उसमें हमें अलग कुछ नज़र आने लग गया, तो वैसे में संभावना है कि आगे जा कर के कैंसर होने की संभावना उस व्यक्ति को हो सकती है। तो वैसे में अगर बहुत पहले ही इस बात का पता लग गया, तो हम उसी हिसाब से आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये बातें हैं जो कि हमें यहाँ पर जुड़ी हुई नज़र आती हैं, इन सारी अवधारणाओं से जुड़ी हुई नज़र आती हैं। तो आनुवंशिक परीक्षण वहीं पर हम लोग करते हैं। तो जहाँ पर गुणसूत्र, जीन या फिर प्रोटीन में परिवर्तन की पहचान यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है और कोई भी संदिग्ध आनुवंशिक स्थिति की पुष्टि या फिर उसे खारिज करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो गुणसूत्र डीएनए को भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका उपयोग हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है औषध प्रशासन यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही विशेष जैव प्रौद्योगिकी संबंधित एक शाखा की या एक क्षेत्र की जिसको हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स कहते हैं। इसको कहा जाता है बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स। अब एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये भाग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से। भारत में भारत में कुल मिला के जितना भी निवेश किया जाता है या जितना भी खर्च किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उसमें से 70% से अधिक 70% से अधिक केवल और केवल बायोफार्मास्यूटिक्स में किया गया है। मतलब कि यदि भारत सरकार और अन्य निवेशकों ने कुल मिलाकर के अगर ₹100 लगाए हैं जैव प्रौद्योगिकी पर, तो उस ₹100 में से ₹70 केवल और केवल यहीं पे लगे हैं। और बाकी ₹30 में सारा कार्य जो है, सारे जो अलग-अलग प्रकार के अनुप्रयोग हैं, वो बाकी ₹30 से जुड़े हुए हैं। ₹70 सिर्फ़ यहीं से जुड़े हुए हैं। तो आप अब समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये भाग है और कितना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण भाग क्यों बन जाता है। देखिए, जितने भी प्रकार के औषध बनाए जा रहे हैं, जितने भी प्रकार की दवाएँ बनाए जा रहे हैं या फिर टीके बनाए जा रहे हैं, उन सब का हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें उपयोग देखने को मिलता है और उन्हीं से संबंधित हो जाता है ये वाला भाग, जहाँ पर हम औषध प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो अब बायोफार्मास्यूटिक्स की जब हम बात करते हैं तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है ये समझिए। तो बायो क्यों? क्योंकि ये किसी जीव से जुड़ा हुआ है, किसी जीव का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। और फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? जल्दी से कोई अगर मुझे बता दे फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या है? किस शाखा को हम लोग फार्मास्यूटिकल कहते हैं? मेडिसिन से जुड़ा हुआ, सही बात। दवाओं से जुड़ा हुआ तो फार्मास्यूटिकल जब हम कहते हैं तो फार्मास्यूटिकल का मतलब हो जाता है दवा से जुड़ा हुआ या दवा या औषध से जुड़ा हुआ क्षेत्र। तो दवा या औषध का जो विकास हम लोग करते हैं, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो बायोफार्मास्यूटिकल जहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा हो, तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से यदि हम अगर दवाओं और औषधों का अगर हम निर्माण करते हैं, तो उसको बायोफार्मास्यूटिक्स कहा जाता है। तो बायोफार्मास्यूटिक्स को कुछ इस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। अब इसके साथ ही साथ हमने यह भी देखा है कि बायोफार्मास्यूटिक्स जो है वो औषध के भौतिक या रासायनिक गुणों, खुराक के रूप और औषध के अवशोषण की दर और सीमा पर औषध प्रशासन के तरीकों के अंतर संबंध की जांच करता है। यानी
कि जो भी दवा है, जो भी औषध है, उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, वो किस प्रकार से हमारे शरीर पर कार्य करेंगे, किस प्रकार से हमें कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाएँगे, किस प्रकार से हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर पाएँगे। तो उसकी जब हम चर्चा करते हैं, उसकी जब हम विवेचना करते हैं, तो वैसे में ये कहा जाता है कि ये बायोफार्मास्यूटिक्स का एक भाग हो जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बायोफार्मास्यूटिक्स एक ऐसा भाग है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में निवेश किया जाता है, सबसे अधिक खर्च भारत सरकार की ओर से भी अगर किया जाता है, तो वो इसी क्षेत्र में है। और इसलिए क्योंकि मतलब यहाँ पर इसका सीधा-सीधा संबंध मानव जीवन से है कि अगर अच्छी दवाएँ हमारे पास उपलब्ध होंगी, तो फिर यहाँ पर अच्छी दवाएँ अगर हम बना पाएँगे, बेहतर टीके अगर हम बना पाएँगे, तो मानव जाति की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रोगों से लड़ने की बेहतर क्षमता हमें प्रदान हो पाएगी। तो ये सारी बातें हैं जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इतना ज़्यादा निवेश यहाँ पर किया जाता है। अब बायोफार्मास्यूटिक्स के भी बहुत सारी छोटी-छोटी सहशाखाएँ हैं, छोटी-छोटी सहशाखाएँ हैं। जैसे एक है बाय फार्माकोकाइनेटिक्स। यहाँ पर ये देखिए ये क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स 2 शब्द हैं यहाँ पर फार्मा और काइनेटिक्स, है ना? 2 शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, फार्मा है और काइनेटिक्स है। तो फार्मा फिर से वही हो गया, दवाओं से संबंधित फार्मा। काइनेटिक्स शब्द का क्या मतलब होता है? काइनेटिक्स शब्द का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? हाँ, अभय आपने बिल्कुल सही कहा, मनीषा बिल्कुल सही, फैज़ान सही, अनुराग सही, दीपशिखा सही। हाँ, तो यहाँ पर काइनेटिक जो शब्द है, काइनेटिक शब्द का संबंध गति से है ना? गति से है। तो जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का अर्थ क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स का अर्थ ये है कि यहाँ पर कोई भी जो औषध या कोई भी दवा जो हमारे शरीर में अवशोषित हो रही है, उससे संबंधित है ना? उससे ये संबंधित है। तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पर हमें यह देखने को मिलेगा कि ये जो दवा है, यहाँ पर हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो दवा है, कोई भी जो औषध है, जब हम कोई भी दवा लेते हैं, तो वो दवा हमारे शरीर में कितनी जल्दी प्रवेश करे, कितनी जल्दी कार्य करना शुरू करे, कितनी जल्दी इसके सारे जो कार्य हैं, विभिन्न शरीर के अंगों तक वो पहुँच पाए और कितनी जल्दी अगर इसे शरीर से बाहर निकलना है, तो कितनी जल्दी ये शरीर से बाहर निकल जाए। तो तो जो हम इस गति का मापन कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये औषध काम करना शुरू करती है, तो उसको उसका संबंध है फार्माकोकाइनेटिक्स से। सभी को आवाज़ आ रही है ना? एक बार जल्दी से बताएँगे कि आवाज़ और वीडियो अगर ठीक है? हुँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इस बात को समझें कि फार्माकोकाइनेटिक्स का अर्थ क्या हो गया? जब हम औषध की गति की बात कर रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाए, कितनी तेज़ी से कार्य करने लग जाए, इन सारी बातों का जब हम मापन करते हैं, तो वैसे में इसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाएगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक और भाग हो जाता है फार्माकोजेनोमिक्स। तो फार्माकोजेनोमिक्स की जहाँ तक बात है, तो फार्माकोजेनोमिक्स में हमें क्या देखने को मिलता है? फार्माकोजेनोमिक्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से 2 शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, फार्मा और जेनोमिक्स। तो फार्मा और जेनोमिक्स का अर्थ क्या हुआ? फार्मा तो फिर से दवा से ही संबंधित है। जेनोमिक्स जो शब्द है, जेनोमिक्स को आप हिंदी में आनुवंशिकी कह सकते हैं। तो आनुवंशिकी यानी कि जब हम अनुवंश का यानी जीन से संबंधित कोई भी अगर चर्चा करें या जीन से संबंधित कोई भी अध्ययन करें,
तो उसको हम लोग आनुवंशिकी कह सकते हैं। तो जीन का अध्ययन, ठीक है? तो उसको हम लोग आनुवंशिकी कहेंगे। तो फार्माकोजेनोमिक्स का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का जो जीन होता है, उस पर दवा का असर किस प्रकार से पड़ता है, यानी उससे दवाओं का, औषध का क्या संबंध है, इस बात की चर्चा यहाँ पर फार्माकोजेनोमिक्स में की जाती है। तो फार्माकोजेनोमिक्स का अर्थ क्या है? फार्माकोजेनोमिक्स है कि कैसे, क्योंकि सब लोग, जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर जो जीन होंगे और आपके अंदर जो जीन होंगे, इसमें थोड़ा-थोड़ा सा अंतर होगा। तो मेरे शरीर में जो जीन है, उसके हिसाब से कौन-सी औषधियाँ हैं जो जल्दी कार्य करेंगी, आपके शरीर में जो जीन है, उनके हिसाब से कौन-सी औषधियाँ हैं जो बहुत जल्दी-जल्दी कार्य करेंगी। तो इस प्रकार से जब हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं, इन सारे संबंधों को पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग फार्माकोजेनोमिक्स कहते हैं। तो ये फार्माकोजेनोमिक्स भी इसी क्षेत्र का, इसी शाखा का एक भाग बन जाता है, यानी बायोफार्मास्यूटिक्स का एक भाग यहाँ पर ये भी बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार से ये चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी औषध है वो कितना प्रभावी है, या फिर क्या इस इससे संबंधित कुछ समस्याएँ देखने को मिलती हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हम लोग कहते हैं, तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है किसी भी दवा का हमारे अनुवंश के कारण? तो ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं, इन सारे अंतर संबंधों को जब हम पढ़ते हैं, तो वो फार्माकोजेनोमिक्स का एक भाग बन जाता है। इसके बाद फिर है वायरोथेरेपी। तो वायरोथेरेपी किसको कहते हैं? वायरोथेरेपी का मतलब होता है जब भी वायरस का उपयोग किया जा रहा है, यानी जब भी विषाणु का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है? तो विषाणु का चिकित्सा में जो प्रयोग है, उसको हम लोग ये कह सकते हैं, उसको हम लोग वायरोथेरेपी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी विषाणु को चिकित्सीय एजेंट के रूप में परिवर्तित किया जाता है या उसके रूप में उपयोग किया जाता है, तब इसको वायरोथेरेपी कहते हैं। तो कई प्रकार से इनका उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अ, अगर हम वायरस का उपयोग चाहें, तो वायरस का उपयोग कोई भी औषध बनाने में भी किया जा सकता है। कोई औषध बनाने में भी किया जा सकता है, और अगर हम चाहें तो इसका उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं? हम टीका बनाने में भी कर सकते हैं, यानी वैक्सीन बनाने में भी कर सकते हैं। कोविड-19 के जो वैक्सीन बने हैं, उसके बारे में शायद आपको पता होगा कि वहाँ पर भी वैक्सीन में वायरस का उपयोग किया गया है, यानी वायरस को टीके में डाला गया है। इसके बारे में बाद में हम लोग खैर चर्चा अलग से भी करेंगे। तो वहाँ पर इसको वायरोथेरेपी कहते हैं। तो जहाँ पर भी वायरस का उपयोग करेंगे, उसको वायरोथेरेपी कहेंगे। उसी प्रकार से इंसुलिन है, पुनर्योगज इंसुलिन कह सकते हैं। तो इंसुलिन का भी जो उपयोग हम देखते हैं, तो इंसुलिन में भी हमें यही देखने को मिलता है कि उन इंसुलिन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर से जो जो अत्यधिक शर्करा है, जो एक्सेस शुगर है, उसको शरीर से बाहर निकालना, ये कार्य होता है इंसुलिन का। तो मधुमेह के जो मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, उनमें देखा जाता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो शरीर जो प्राकृतिक रूप से इंसुलिन हमारे शरीर में बन रही होती है, वो इंसुलिन अब डायबिटीज के रोगियों में बनना बंद हो जाता है। तो वैसे में या फिर बहुत कम बनने लगता है, तो वैसे में जो भी अतिरिक्त शर्करा है हमारे शरीर में, वो अब शरीर बाहर नहीं निकाल पाता, और यही मधुमेह का कारण बन जाता है। तो वैसे में आप देखेंगे कि जो भी मधुमेह के मरीज़ होंगे, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं कई बार। तो इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए लिया जाता है ताकि जो इंसुलिन हमारा शरीर नहीं बना पा रहा है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल रूप से बाहर से शरीर को प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से इंसुलिन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको भी हम यहाँ पर लाल जैव प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक योगदान हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये सारी बातें, इन सबको आपको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अब तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, और भी चिकित्सा पद्धति है, आगे भी हम पढ़ेंगे।
अब जैसे आगे जाकर के हम क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। आगे जाकर के हम क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो क्लोनिंग में भी हमें ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। आगे जाकर के हम स्टेम कोशिकाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, तो स्टेम कोशिका क्या है और इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसको भी आप लाल-जब प्रौद्योगिकी से जोड़ सकते हैं। इसके आगे फिर हम डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ेंगे, तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको भी हम लोग चिकित्सा के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इनको भी चिकित्सा के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। तो इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के कई सारे अनुप्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। तो ये सबसे पहले आप बता सकते हैं कि ये क्या है? आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो क्या है? ऑडियो वीडियो ठीक है? हुँ। हाँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा कि ये कपास है और ये एक बहुत विशिष्ट प्रकार का कपास है, जिसको हम लोग बीटी कपास कहते हैं। इसको हम लोग बीटी कपास कहते हैं। तो ये बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक विशिष्ट प्रकार का कपास है, जिसको हम लोगों ने जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जिसका हमने निजात किया है। अब यहाँ पर समझिए कि क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कपास के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आज से 20-25 साल पहले हमें देखने को मिल रही थी। और ये समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि कपास के जो पादप होते हैं, कपास के जो फूल निकलते हैं, उनको एक बॉल वॉर्म नामक एक ऐसा कीट है, जिसके कारण जो उपज थी कपास की वह कम हो जा रही थी, क्योंकि बॉल वर्म इस कपास को नष्ट करते जाते थे। और बॉल वर्म के कारण हमने यह देखा था कि लगभग 20 से 25% तक जो उपज है उसमें कमी आ जा रही थी। 20 से 25% तक उपज में कमी आते हमें नजर आया। तो ये जो बॉल वॉर्म है, इस बॉल वॉर्म के कारण कपास की जो खेती है वो प्रभावित हो रही थी, और कपास के जो पौधे हैं उनको बॉलवर्म नष्ट कर जाता था। तो वैसे में फिर जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोगों ने कपास में ऐसे बदलाव किए कि जिसके कारण कपास जो बीटी कपास में बदल गया, और यह बीटी कपास अब इस कीट यानी बॉलवर्म के लिए विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया। तो उसके बाद बॉलवर्म ने इसको नष्ट करना बंद कर दिया। इसका इसका
उपभोग करना कह कह लीजिए एक प्रकार से कि बंद कर दिया, और जिसके कारण हमने देखा कि लगभग 20 से 25% तक कपास की खेती और कपास की उपज में एक बेहतर हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से उपज जो है हम बढ़ा पाए। तो ये एक प्रकार से ये अनुप्रयोग है जो कि सबसे बड़े अनुप्रयोगों में से, सबसे बड़ी सफलताओं में से एक हमारे देश में माना जाता है, बीटी कपास। तो इसलिए बीटी कपास क्या है? बीटी कपास में हमने क्या किया है कि हमने एक ऐसा बैक्टीरिया ढूँढा, ऐसा एक जीवाणु ढूँढा, जिसके भीतर हमें एक ऐसा जीन मिला, जो कि स्वयं ही कीटनाशक के रूप में उपयोगी है। यानी जिसका उपयोग हम एक कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं। तो उस हमने उस जीन को लिया, बैक्टीरिया से निकाला उस जीन को, बैक्टीरिया से निकाल कर हमने कपास में डाल दिया इस जीन को, ठीक है? बैक्टीरिया को निकाल कर हमने कपास में इसे डाल दिया। तो कपास में जैसे ही डाला तो कपास के पास भी ये कीटनाशक वाला गुण कपास के भीतर भी आ गया। कपास के पास भी ये कीटनाशक गुण आ गया, और उसके कारण कपास के जो पौधे हैं, वे खुद ब खुद अपना कीटनाशक बना लेते हैं। खुद ब खुद कीटनाशक बनाते हैं, और बॉलवॉर्म फिर इन्हें किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं कर पाता, और इस प्रकार से हम बॉलवॉर्म से कपास को बचा पाए। और इसीलिए जैव प्रौद्योगिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण कृषि के क्षेत्र में बीटी कपास को देखा जाता है। तो और फिर उसके बाद फिर ऐसे कई सारे आगे और उदाहरण हमें देखने को मिले हैं, लेकिन ये सबसे प्रमुख उदाहरण, सबसे सफलतम उदाहरण में से एक कृषि के क्षेत्र में माना जाता है। तो जहाँ तक बात हम करते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो अगर अनुप्रयोग की बात करें तो सबसे पहले हमें एक शब्द समझना होगा कि ट्रांसजेनिक का अर्थ क्या होता है। ट्रांसजेनिक पौधे, ट्रांसजेनिक फसल या ट्रांसजेनिक पादप। तो ट्रांसजेनिक का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए, दो शब्द हैं यहाँ पर, ट्रांस और जेनिक, ठीक है? तो जेनिक तो आप समझ गए, जेनिक का मतलब है कि ये जीन से जुड़ा हुआ है कुछ, है ना? ये जीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको जीन से जेनिक बना दिया। ट्रांस का शब्द का अर्थ क्या होता है? अब आप देखिए, मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि किसी का ट्रांसफर हो गया, अगर आप बोलते हैं किसी का ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर का अर्थ क्या होता है कि उस व्यक्ति का स्थानांतरण हो गया किसी एक स्थान से दूसरे स्थान। वो पहले यहाँ थे, अब हो सकता है कि उनकी पोस्टिंग बदल गई, वो कहीं और चले गए। तो ट्रांसफर शब्द का कहते हैं। तो इसीलिए ट्रांस जो शब्द है वहां पर उपयोग किया जाता है जहां पर कहीं और से कुछ करना हो या कहीं और जाना हो। तो वैसे में ट्रांस शब्द का प्रयोग किया जाता है, या कहीं और से कुछ अगर आ रहा हो तो फिर ट्रांस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक, तो ट्रांसजेनिक का अर्थ हो जाता है कि हम ऐसे जीन की बात कर रहे हैं जो जीन कहां से आया हो, कहीं और से। यानी कहीं और का मतलब क्या है, किसी दूसरे जीव से। तो यदि किसी पौधे में, यदि किसी फसल में कोई ऐसा जीन है जो कि किसी दूसरे जीव से आया हो। अब जब मैं कह रहा हूं दूसरा जीव, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब मैं कह रहा हूं दूसरा जीव, तो दूसरे जीव का मतलब है कि कोई भी दूसरा जीव हो सकता है। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, कोई मानव हो सकता है, कोई दूसरा पौधा हो सकता है, कोई दूसरी फसल हो सकती है, कोई एलियन हो सकता है। आप जहां से चाहे वहां से ला सकते हैं। बस याद रखें कि वो उसी पौधे के भीतर से नहीं आना चाहिए। ट्रांसजेनिक का अर्थ यही हुआ। ट्रांसजेनिक का अर्थ ये हुआ कि जब भी आपने जीन कहीं और से ला करके इस पादप के भीतर डाला, जब भी कहीं और से ला करके आपने इस पादप के भीतर डाला, तो इसे हम लोग ट्रांसजेनिक कहेंगे। बहुत ध्यान से इस बात को इसलिए सुनिए, क्योंकि इससे संबंधित बाद में एक प्रश्न भी मैं पूछने वाला हूं, और मैं चाहूंगा कि सबके पास इसका उत्तर रहेगा। क्योंकि अगर आप उसका उत्तर गलत देते हैं तो इसका मतलब है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में। तो इसीलिए बस इतना समझिए कि जब हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक, तो ट्रांसजेनिक का अर्थ ये होता है कि ये जो जीन है वो कहीं और से प्राप्त किया गया है, कृत्रिम रूप से अलग से इसे इस पादप के भीतर डाला गया है। तो वैसे में उसको हम लोग ट्रांसजेनिक कह सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये समझिए कि ट्रांस जीन का अर्थ क्या होता है। ट्रांस जीन का अर्थ हो जाता है जब जीन किसी दूसरे जीव से लाया जाए। जब जीन किसी दूसरे जीव से लाया जाए,
तो वैसे में इसको ट्रांसजीन कहा जा सकता है। तो इसीलिए ट्रांसजीन को समझना, इस शब्द को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आखिर ये शब्द है क्या? कि ट्रांसजीन नामक शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसीलिए इस बात को समझें आराम से कि क्या है ट्रांसजीन? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आखिर इस ट्रांसजीन का काम क्या है? मतलब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ये जो नया जीन हम कहीं और से ला रहे हैं, ये जीन क्यों ला रहे हैं? ताकि हम किसी न किसी प्रकार के गुण का संवर्धन कर सकें। किसी न किसी दूसरे किसी न किसी गुण का हम संवर्धन कर सकें, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो वैसे में इसीलिए इसको ट्रांसजेनिक हम कह सकते हैं। तो और अब जैसे मान लीजिए कि कीटनाशक गुण चाहिए था, तो हमने एक ऐसा बैक्टीरिया ढूँढ लिया, जहाँ पर हमें ये गुण प्राप्त हो गया, तो उस जीन को लाकर हमने पौधे में डाल दिया। उसी प्रकार से कोई भी दूसरा एक गुण है जिसका संवर्धन आप करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा नया गुण है जो आप किसी पौधे में, किसी फसल में डालना चाहते हैं, तो आप बस ढूँढेंगे सबसे पहले कि आखिर वो जीन कहाँ है, जहाँ पर से ऐसा करना संभव हो। अब जैसे मान लीजिए कल अगर आप चाहते हैं कि अ, कोई पेड़ चलने लग जाए, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा पेड़ है जो चलने लग जाए, तो अगर पेड़ अगर चलने लग जाए ऐसा चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ढूँढेंगे कि चलने से संबंधित कौन-सा जीन है। यानी मान लीजिए मानव में, हम लोगों में जो जीन, इतने सारे जीन पाए जाते हैं, उसमें से कौन से ऐसे जीन हैं जिनके कारण हम चलते हैं। तो सबसे पहले उस जीन को चुना जाएगा, उस जीन को लेकर के आप पौधे के भीतर डाल देंगे, पौधे के भीतर जैसे ही डालेंगे, पेड़ के भीतर जैसे ही डालेंगे, पेड़ चलने लग जाएँगे। ऐसा ही होगा। लेकिन हर बार इतना आसान नहीं होता है कि जो आप चाहें वो हो जाए। अगर ऐसा संभव होता तब तो हम फिर आज आज तक क्या-क्या कर गए होते। लेकिन कई बार ये संभव नहीं होता, कई बार कई सारी विषमताएँ हमें देखनी पड़ती हैं, कई सारी बहुत सारे जीन जो हैं वो अ, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी जीन उठा करके कहीं भी डाल देंगे और वो कार्य करने लग जाएगा। इतना आसान होता तो इसको अलग से शाखा बना करके लोग नहीं पढ़ रहे होते, और 4 साल की इंजीनियरिंग जो बायोटेक्नोलॉजी में लोग करते हैं, वो 4 साल की इंजीनियरिंग उन्हें नहीं करनी पड़ती। बस ये तो बहुत बहुत आसान सी एक प्रक्रिया हो गई होती। तो ख़ैर उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। तो उदाहरण के लिए बीटी यानी बैसिलस thuringiensis कपास एक ट्रांसजेनिक फसल है जिसमें बीटी के CRY1AC जीन, ये है जीन जिसका उपयोग किया जाता है, और इस जीन के कारण कीट प्रतिरोधी जो गुण है वो हम यहाँ पर इनमें डाल पाते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य हमें करते यहाँ पर होते हुए नजर आता है। तो जैसे ही इस जीन को डाला जाता है, तो वैसे प्रकार उसके बाद हम देखते हैं कि कपास की जो फसल है वो स्वयं ही कीटनाशकों का उत्पादन करना शुरू कर देती है। तो स्वयं ही कीटनाशकों का उत्पादन करना, यहाँ से कपास को हम शुरू करते हुए देखते हैं। तो इसीलिए ट्रांसजेनिक फसलों की आवश्यकता कहाँ पर हमें पड़ रही है? तो जितने भी वांछनीय जीन हैं, उनकी कई सारी विशेषताएँ हो सकती हैं। हम चाहें तो फसल के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। जो बीटी कपास में हम लोग यही कर रहे हैं कि फसल की उत्पादन जो उपज है वो बढ़ गई, क्योंकि अब बॉलवर्म से ये कपास के जो फसल है वो नष्ट नहीं हो रही थी। उसी प्रकार से बेहतर पोषण मूल्य भी हमें प्राप्त हो पाता है। यहाँ पर भी यही हमें देखने को मिलता है कि बेहतर पोषण मूल्य हमें मिल पाएगा। तो अब बेहतर पोषण मूल्य किस प्रकार से मिलेगा? तो कई बार हम अगर चाहें तो किसी न किसी विटामिन या मिनरल को भी किसी पौधे में डाल सकते हैं। किसी न किसी फसल में इसे इन्हें डाला जा सकता है। तो जैसे एक उदाहरण है ये, गोल्डन राइस इसको कहते हैं, सुनहरा चावल आप कह सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? ये है सुनहरा चावल। और ये आपका एक सामान्य चावल हो गया। ठीक है? तो दिख रहा है आपको, रंग में अंतर आपको नज़र आ रहा है कि सामान्य चावल जो हम हर दिन खाते हैं, और वो किस प्रकार से